अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, काफ़ी दिनों से ना तो मैं कोई स्ट्रीमिंग कर पा रही थी और ना ही जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनाई थी CSS की, वो उसके ऊपर भी कोई अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी। तो अब मैंने सोचा कि सेशंस लेने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरी तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं चल रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए और आप लोग वहाँ से जो है वो सीख लें। ठीक है, तो आज से हम जो है अपनी CSS की जो एक तो मैंने कर ली थी क्लास, लाइव क्लास कर ली थी, सेकंड से जो है वो हमें देखना है। तो उसके लिए जो है हम आज देख लेते हैं कि किस तरह से हमने करना है। ठीक है, तो अब हम अपनी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो अपलोड कर दिया करूँगी, तो आप लोग वहाँ से जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। अच्छा, फ़र्स्ट सेशन के अंदर जब हमने CSS का फ़र्स्ट सेशन स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर हमने सिर्फ इतना देखा था कि भाई CSS क्या चीज़ है और हम किस किस तरह से CSS कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा था कि हमारे पास CSS की कितनी टाइप्स हैं। हमने देखा था कि हमारे पास CSS की 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास इनलाइन CSS होता है, एक हमारे पास जो है वो इंटरनल CSS होता है और एक हमारे पास एक्सटर्नल CSS होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिलेक्टर्स के हवाले से कि हमारे पास सिलेक्टर्स क्या होते हैं। CSS के अंदर हमारे पास सिलेक्टर्स क्या चीज़ होती हैं। तो आज की क्लास हमारी सिलेक्टर्स के हवाले से होने वाली है। तो आज हम जो है सिलेक्टर्स देखेंगे कि हमारे पास CSS के अंदर सिलेक्टर्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं और उसके अंदर हम किस किस तरह से जो है वो स्टाइलिंग करते हैं, काम करते हैं। इसको हम करते हैं बंद और एक न्यू फोल्डर ही बना लेते हैं। लर्निंग CSS कर लेते हैं इसका नाम, और यहाँ पे आके हम इसे अपने VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। और VS कोड के अंदर ओपन करने के बाद सिंपल हम इसके अंदर सबसे पहले बना लेते हैं अपनी एक HTML फाइल, index.html। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी एक बॉयलर प्लेट लगा लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी एक बॉयलर प्लेट आ गई और यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ सबसे पहले एक H1 का टैग लगा लेती हूँ। आप सभी जानते हैं हम HTML पढ़ चुके हैं कि H1 हमारे पास जो है वो हेडिंग टैग होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड लिख देते हैं, सेकंड CSS क्लास। और साथ में हम यहाँ पे एक P भी लगा लेते हैं P टैग के अंदर, और यहाँ एक छोटा सा लिख लेते हैं दिस इज़ माय सेकंड क्लास ऑफ CSS। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया, हमने एक हेडिंग का टैग लगाया और हमने एक पैराग्राफ का टैग लगाया। और अगर हम इसे सर्वर पे देखें तो ये हमारा इंटरफेस कुछ हमें इस तरह का नज़र आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं, खुल जा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने सिलेक्टर्स की। ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास जो है 3 टाइप की CSS होती है, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इंटरनल CSS जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और फिर इसी इंटरनल CSS को हम एक्सटर्नल CSS के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं बनाऊँगी स्टाइल का एक टैग लगाऊँगी। स्टाइल टैग के अंदर अब जो जो मुझे स्टाइलिंग करनी है वो अब मैं इस स्टाइल टैग के अंदर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, कमेंट ऐड करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का। यूनिवर्सल सिलेक्टर कौन से होते हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास वो सिलेक्टर्स होते हैं जो पूरी के पूरे हमारे वेब पेज पे या पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट्स के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और उसको हम लिखते हैं किससे हैं, उसको हम लिखते हैं स्टैरिक साइन लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और उसके बाद अब हम इसके अंदर जो चीज़ दे देंगे ना, ये यूनिवर्सली सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कलर, मैं बता दूँ कि भाई कलर क्या होना चाहिए। कलर मेरा होना चाहिए
रेड। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अब अगर मैं जाके अपने सर्वर पर देखूँ तो देखिए मेरी हेडिंग भी रेड हो गई है और मेरा पैराग्राफ भी रेड हो गया है। तो ये होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, जो हमारे पास पूरे वेब पेज पे या पूरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम खैर इसको तो नहीं देंगे, हम यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर आके हम क्या करते हैं, हम पैडिंग और मार्जिन को ज़ीरो कर देते हैं। हम पैडिंग को कह देते हैं कि भाई ज़ीरो हो, और मार्जिन को भी हम कह देते हैं कि मार्जिन भी हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन क्या है ये हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम सिलेक्टर्स देख लें, फिर उसके बाद हम इसकी CSS की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो कि हमारे पास यूनिवर्सली पूरे वेब पेज पे या पूरी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। और इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है, हम स्टैटिक साइन लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी स्टाइलिंग करते हैं। ये तो होगा हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। दूसरे हमारे पास होते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर भी कह सकते हैं हम इनको, और इसके अलावा हम इनको टाइप सेलेक्टर भी कह सकते हैं, टैग सेलेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ टाइप सेलेक्टर, और इनको हम कह सकते हैं एलिमेंट या टैग सेलेक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अब एलिमेंट्स या टैग हमारे पास क्या होते हैं, तो जितने भी हमारे पास टैग्स होते हैं उनको लेके जो हम अपनी स्टाइलिंग करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं टाइप सेलेक्टर्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे H1 का एक टैग मौजूद है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक P का टैग मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी का टैग मौजूद है। ठीक है ना, तो अगर हम इन टैग्स को लेके हम कोई स्टाइलिंग करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि मैं H1 को स्टाइल करूँ, मैं अपनी हेडिंग को स्टाइल करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ सिंपल लिखूँगी H1 कर्ली ब्रेसेस, और अब मैं H1 को जो जो स्टाइलिंग दूँगी वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो जाएगी मेरी हेडिंग के ऊपर। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको कलर दे सकती हूँ, मैंने इसको कलर बता दिया भाई कि कलर मेरी हेडिंग का क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको BG कलर दे सकती हूँ, मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्राउन होना चाहिए। इसके अलावा मैं इसको फ़ॉन्ट कलर दे सकती हूँ। ठीक है ना, मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे सकती हूँ, मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ इसका होना चाहिए भाई 50 पिक्सल। उसके अलावा मैं इसको क्या दे सकती हूँ, फ़ॉन्ट वेट दे सकती हूँ। फ़ॉन्ट वेट क्या करता है, हमारे जो हमारा फ़ॉन्ट होता है उसको मोटा या पतला करता है। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये होना चाहिए भाई बोल्डर होना चाहिए, वैसे ही बोल्ड होता है, मैंने और मज़ीद बोल्डर कर दिया। इसके अलावा मैं इसको फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकती हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल में मैं इसे कह सकती हूँ कि भाई ये इटैलिक हो। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली दे सकती हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर अब आप ये देखिए मेरे पास कितनी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे एक मेजर चीज़ है, लेट सपोज मैंने इसको ये वाली फैमिली जो है वो दे दी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास मैंने एक फैमिली दी है, बट मेरे पास यहाँ पे कितनी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो शो हो रही हैं। ठीक है, ये मेरे पास कॉमा सेपरेट होके 1 2 3 4 5 जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और इनके इस तरह से शो होने का मतलब क्या है, इनके इस तरह से शो होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये कॉमा सेपरेट हो रही है ना, हमारे पास मुख्तलिफ सर्वर मुख्तलिफ फैमिलीज़ को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल फैमिलीज़ देते हैं। ठीक है, मल्टीपल फैमिलीज़, अगर ये वाली फैमिली सर्वर सपोर्ट ना करे तो ये वाली सपोर्ट कर ले, ये वाली ना करे तो ये वाली सपोर्ट कर ले, ये वाली ना करे तो ये वाली सपोर्ट कर ले। इसलिए हम मल्टीपल फैमिलीज़ जो है वो दे रहे होते हैं। उस मल्टीपल फैमिलीज़ के अंदर जो भी फैमिली हमारी सर्वर सपोर्ट करता है उसको वो शो कराता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे H1 के ऊपर ये सारी चीज़ें लग गई हैं, चेक करते हैं। तो ये देखें भाई हमारे H1 के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं वो लग चुकी हैं। कलर इसका जो है वो ब्लू हो गया, बैकग्राउंड इसका ब्राउन चला गया, स्टाइल इसको हमने दिया था कि इटैलिक हो जाए, फ़ॉन्ट भी हमारा बड़ा हो गया, बोल्ड भी हो गया। ठीक है ना, और फ़ॉन्ट फैमिली भी इसके ऊपर लग गई है। तो इसको हम कहते हैं टाइप सेलेक्टर्स। ये हमारे पास कहलाते हैं टाइप सेलेक्टर्स या फिर एलिमेंट सेलेक्टर्स। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लास सेलेक्टर्स की या आईडी सेलेक्टर्स की। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं और यहाँ पे हम क्लास देते हैं, एक मेन की क्लास दे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई और डिव के अंदर मैंने इसको मेन की क्लास दे दी। अब इस डिव के अंदर मैं एक H1 टैग रख रही हूँ और H1 टैग के अंदर मैं क्या कह रही हूँ,
H1 टैग के अंदर मैंने कहा div फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। और इसी के अंदर मैंने एक पी टैग रखा और पी टैग के अंदर मैंने ये कह दिया कि भाई दिस इज़ फर्स्ट डिव पैराग्राफ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ मैं H1 के ऊपर जो है मैंने H1 के ऊपर जो है ये स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है, और ये भी मेरे पास H1 है, तो जो स्टाइलिंग मैंने यहाँ की हुई है ये स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो चुकी होगी। चेक कर लेते हैं। ये देखें भाई, जो स्टाइलिंग मैंने यहाँ की हुई थी वही स्टाइलिंग जो है वो मेरे यहाँ पर भी आ गई। अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि भाई जो मेरी ये वाली स्टाइलिंग है ये मेरी सिर्फ़ और सिर्फ इस वाले H1 पर रहे, ये जो मेरा डिव वाला H1 है इसके ऊपर ना लगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ अपना क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं डॉट और फिर उसके बाद मैं लिखूँगी H1। अब डॉट H1 करने से क्या हुआ कि भाई डॉट H1 नहीं लिखूँगी मैं, यहाँ लिखूँगी डॉट और अपनी क्लास का नेम। तो मेरी क्लास का नेम क्या है भाई, मेन है मेरी क्लास का नेम। मैं लिख दूँगी मेन, कर्ली ब्रेसेस लगाऊँगी और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद अब जो इम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे करूँगी ना वो इस क्लास के अंदर मौजूद दोनों चीज़ों के ऊपर होगा। अब इस डिव के अंदर ये क्लास हमारी किस पे लगी हुई है, इस डिव में लगी हुई है, और डिव के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है, H1 और P दोनों मौजूद है। तो जो भी स्टाइलिंग मैं इस क्लास को दूंगी वो ऑटोमेटिकली H1 और P दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। लेट सपोज मैंने इसको कलर कह दिया कि भाई कलर होना चाहिए रेड, ठीक है, और यहाँ मैं इसको बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं इसको क्या दे रही हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे रही हूँ बर्लीवुड, ठीक है। और इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट दे दिया, फ़ॉन्ट साइज़ बता दिया कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, 30 पिक्सल होना चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन बता दिया कि भाई टेक्स्ट अलाइन क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो अब मैंने दी, जो ये वाली स्टाइलिंग मैंने दी, ये किसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ये मेरी इस डिव के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इस डिव के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, मेरे पास ये हेडिंग मौजूद थी और ये पैराग्राफ मौजूद था। अच्छा, यहाँ पे अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि डिव के ऊपर जो है H1 के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहा, अपनी डिव के ऊपर जो चीज़ यानी क्लास के ऊपर जो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए H1 के ऊपर वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने एलिमेंट यानी कि टाइप सेलेक्टर के अंदर भी ये चीज़ें की हुई हैं और टाइप सेलेक्टर के अंदर मैंने H1 को ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी क्लास के ऊपर यानी कि मेरी क्लास की जो H1 है उसके ऊपर ये वाली जो है वो प्रॉपर्टीज़ लगें, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको क्या बनाना पड़ेगा, मुझे इसको बनाना पड़ेगा डिसेंडेंट सेलेक्टर्स बनाना पड़ेगा। डिसेंडेंट सेलेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर हमारे पास ये होते हैं कि हम डिफ लिख के यानी कि हम अपनी क्लास का नेम लिख के अब यहाँ पे मैं इसको वो एलिमेंट भी बता दूँ। तो मैंने एलिमेंट बता दिया कि भाई मेन के अंदर जो H1 मौजूद है उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करो। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास सिर्फ ये वाली इम्प्लीमेंटेशन H1 पर होगी, P के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। देख लेते हैं, देखें अब ये वाला इम्प्लीमेंट सिर्फ मेरे पास किस पे हुआ, H1 पर हुआ, P के ऊपर मेरे पास कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अब ये कौन सा सिलेक्टर बन गया, अब ये बन गया मेरे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर। ऐड करते हैं इसका नाम, ये मेरे पास बन गया है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर मीन्स कि हमने कोई एक डिव बनाई, ठीक है, और उस डिव को हमने क्लास दी, क्लास देने के बाद हमने उसके अंदर क्या कर दिया, उसके दूसरे एलिमेंट को यानी कि जो दूसरा टैग था उसको हमने टारगेट कर लिया इस तरह से, ठीक है। क्लास नेम के साथ हमने एलिमेंट को टारगेट कर लिया। अगर मैं क्लास नेम के साथ ना भी करूं
अगर मैं यहाँ पे क्लास नेम ना भी दूँ, मैं यहाँ पे सिंपल डिव लिख के H1 दे दूँ तो भी इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी डिव मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिव मौजूद है और उस एक डिव के ऊपर हमने एक H1 है, उस H1 के ऊपर हमने ये वाली जो है वो प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ लगाई। अब अगर मैं इस डिव के अंदर मज़ीद H1 लगा दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ सेकंड, यहाँ पे लिख दूँ मज़ीद एक और थर्ड, एक और H1 लगाऊँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं फोर्थ। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास इस डिव के अंदर जितने भी H1 मौजूद हैं उन सब के ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, ये देखें, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे पास सारे H1 के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, कि जहाँ हम डिव के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो लगाते हैं। हाँ, अगर मैं अब इन H1 के ऊपर कोई क्लास लगा दूँ या कोई आईडी लगा दूँ तो फिर मैं स्पेसिफिक किसी एक H1 को जो है वो टारगेट कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसको क्लास दे दूँ फर्स्ट की, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूँ डिव के फर्स्ट के ऊपर मैं ये इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, तो अब क्या होगा, अब मेरे पास सिर्फ ये वाले H1 के ऊपर जो है ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, बाकी H1 के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होंगी। ये वाली प्रॉपर्टीज़ मेरे पास सिर्फ यहाँ पर अप्लाई हुई, ये वाली प्रॉपर्टीज़ मेरे पास क्यों अप्लाई हुई है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो मैंने अपना टाइप एलिमेंट बनाया हुआ था। ठीक है, टाइप एलिमेंट मैंने बनाया हुआ था, इसकी वजह से ये जो मैंने टाइप एलिमेंट दिया है ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद किसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, जो मेरे पास डिव के अंदर H1 मौजूद है बाकी के उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो गया। अगर मैं इन सबको भी क्लास दे दूँ, या चले मैं क्लास ही दे देती हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं इसको क्लास दे दूँ सेकंड, इसको मैं क्लास दे दूँ थर्ड, और इसको मैं क्लास दे दूँ फोर्थ। ठीक है, अब मैं इस क्लास का यूज़ करते हुए इन सारों को स्टाइल कर सकती हूँ। किस तरह से, मैंने डॉट फर्स्ट लिखा, इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ये तो मेरे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर थे ना। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लास सेलेक्टर का बताती हूँ। क्लास सेलेक्टर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा क्लास सेलेक्टर, और क्लास सेलेक्टर के अंदर मैंने क्या कहा कि भाई अब मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास को यूज़ करूँगी। मैं लिखूँगी डॉट सेकंड, और उसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ बीजी कलर में कर देती हूँ भाई इसका एक्वा कर देती हूँ। ठीक है, और कलर मैं कर देती हूँ इसका ब्लैक। ठीक है, मैंने क्लास के ऊपर दे दिया, क्लास सेकंड के ऊपर मैंने ये वाली स्टाइलिंग दी। अब मैं क्लास थर्ड के ऊपर भी स्टाइल करना चाह रही हूँ, तो मैंने लिखा सिंपल क्लास थर्ड, यानी कि डॉट थर्ड, डॉट किसको शो कर रहा है, क्लास को शो कर रहा है, डॉट थर्ड लिखा। यहाँ पे मैंने इसको बीजी कलर दे दिया भाई, बैकग्राउंड कलर मैंने कहा इसका होना चाहिए ब्लू वायलेट, और इसको मैं कलर दे देती हूँ, कलर मैंने कहा कि इसका होना चाहिए वाइट। ठीक है, ये एलिस ब्लू कर दिया मैंने। अब मैंने क्लास थर्ड को भी जो है वो टारगेट कर लिया। अब मैं कर रही हूँ क्लास फोर्थ को टारगेट कर रही हूँ। मैंने क्लास फोर्थ को टारगेट किया, यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई बीजी कलर इसका क्या होना चाहिए, बीजी कलर इसका होना चाहिए ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज होना चाहिए। और इसको मैंने टेक्स्ट कलर बता दिया कि इसका टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए भाई, इसका टेक्स्ट कलर होना चाहिए ये वाला कर लेते हैं एक्यूमेराइन। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो ये देखें अब मेरी सारे के ऊपर अलग अलग जो है वो लग चुके हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमारा
वही जा रहा है जो हमने H1 को दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दें तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कर दूँ फ़ॉन्ट साइज़, इसको कह दूँ मैं 30 पिक्सल हो। इसको मैं कह दूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ हमारा जो है वो कितना होना चाहिए, 20 पिक्सल होना चाहिए। और इसको मैं बता दूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 40 पिक्सल होना चाहिए। तो अब हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है वो क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। देखें, ये हो गया हमारे पास 30 पिक्सल, 20 पिक्सल, 40 पिक्सल। ठीक है, और इसके अलावा इसको मैंने और कोई प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, इसके ऊपर कोई और मज़ीद प्रॉपर्टी अप्लाई भी नहीं हुई है। जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने इसको दी हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर अप्लाई हो गई। तो ये होते हैं हमारे पास क्लास सेलेक्टर्स, जिनको हम किस तरह से टारगेट करते हैं, क्लास दे के हम टारगेट करते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल H1 को क्लासेस दे दी। मैंने एक डिव बनाई, डिव के अंदर मैंने काफ़ी सारे H1 यानी कि 4 H1 बनाए और उन चारों को मैंने क्लासेस दे दिया। और उन क्लासेस के थ्रू मैंने उसके ऊपर क्या की, उनको टारगेट किया और उनके ऊपर स्टाइलिंग की। तो ये होते हैं हमारे पास क्लास सेलेक्टर्स। अच्छा, एक हमारे पास होते हैं आईडी सेलेक्टर्स। अब आईडी सेलेक्टर्स क्या हैं ये भी देख लेते हैं। आईडी सेलेक्टर्स, अच्छा आईडी सेलेक्टर्स क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पर आई, मैंने इस डिव को मेन क्लास देने के बजाय मैंने इसको आईडी दे दी मेन। ठीक है, मैंने इसको आईडी दे दी मेन। अब मैं इस आईडी के थ्रू जो है वो इसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, मैं सिंपल आई, यहाँ पे मैंने लिखा हैशटैग और अपनी आईडी का नाम। मेरी आईडी का नाम क्या था, मेन था, मैंने लिखा मेन। और अब मैं इसको क्या दे रही हूँ, मैंने इसको कहा कि भाई फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 60 पिक्सल, फ़ॉन्ट फैमिली कर दो ये वाली, फ़ॉन्ट वेट कर दो बोल्ड, फ़ॉन्ट स्टाइल कर दो इटैलिक, और इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखें, ये मेरे पास सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सारे के सारे टैग्स जो हैं वो मेरे पास सेंटर में अलाइन भी हो गए। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं हुई। इसके अंदर देखें, बीजी कलर मैंने कोई नहीं दिया था तो इसलिए इनका अपना बीजी कलर जो था वो रहा, लेकिन टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी जो है वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई। बाकी और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट, फ़ॉन्ट फैमिली वाली जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ वाली इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी H1 के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी दी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने 50 पिक्सल दी हुई थी। यहाँ पे देखें, मैंने स्पेसिफिकली क्लास वाइज भी मैंने क्या की हुई है, फ़ॉन्ट की साइजिंग बताई हुई है। मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई इस क्लास की फ़ॉन्ट का साइज़ 30 होना चाहिए, इस क्लास की फ़ॉन्ट का साइज़ 20 होना चाहिए, इस क्लास की फ़ॉन्ट का साइज़ 40 होना चाहिए। तो ये इसको फॉलो करते हुए जो है इनकी फ़ॉन्ट साइजिंग हुई हुई है। और आईडी बना के मैंने इसको क्या स्टाइलिंग दी है, आईडी बना के मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है। इसके अलावा इसको बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, फ़ॉन्ट फैमिली दी है। तो जिसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई थी, यानी कि पी के ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई थी, तो ये सारी की सारी स्टाइलिंग पी के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई। लेकिन H1 के ऊपर ऑलरेडी हम क्लास को टारगेट करके स्टाइलिंग अप्लाई कर चुके हैं। तो जो चीज़ें इनके ऊपर अप्लाई पहले से हुई थी वो तो वैसी ही रही, लेकिन जो चीज़ें न्यू थी जो हमने यहाँ पे आईडी को टारगेट करके दी, वो चीज़ें भी इसके अंदर मर्ज हो गई। ठीक है, वो चीज़ें भी इसके अंदर ऐड हो गई, इसकी स्टाइलिंग में वो चीज़ें भी ऐड हो गई। तो ये हमारे पास होते हैं आईडी सेलेक्टर्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की। जैसे कि हमें पता है कि हर जगह हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसी तरह हमारे पास CSS के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये जो इनलाइन CSS की हुई है ना, इस इनलाइन CSS को मैं क्या करती हूँ, मैं इंटरनल CSS को एक्सटर्नल CSS के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, मैंने सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे को कट किया, और कट करने के बाद मैंने यहाँ पर बनाई एक फ़ाइल स्टाइल
डॉट सी एस एस की, और यहाँ पे आके मैंने इस पूरे कोड को कर दिया पेस्ट। सिंपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में गई, यहाँ पे स्टाइल टैग को हटाया और यहाँ पे अपने सी एस एस की फ़ाइल को क्या करना है, मुझे अब लिंक करना है। तो मैंने अपनी सी एस एस की फ़ाइल को यहाँ पर जो है वो लिंक कर दिया, और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाके बस सिंपल मुझे यहाँ पे एक आर्गुमेंट जो है वो ऐड करना है। तो मैं बता देती हूँ कि ये कौन सा था, यूनिवर्सल सिलेक्टर था भैया, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, सी एस एस के अपने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा जी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जहाँ भी हम बात करते हैं सी एस एस की, यानी कि जहाँ हम बात करें इनलाइन या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल सी एस एस की, तो सी एस एस का रूल हमें क्या कहता है कि प्रीफर किसको करता है, जहाँ पे हम अगर एक ही एलिमेंट के ऊपर हम इनलाइन सी एस एस भी लगा रहे हैं, इंटरनल सी एस एस भी लगा रहे हैं और एक्सटर्नल सी एस एस भी लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो फॉलो करेगा ये इनलाइन सी एस एस को फॉलो करेगा। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर आई इंडेक्स डॉट एच वन में, और यहाँ पे मेरे पास ये एच वन का टैग मौजूद है, ठीक है। मैंने इस एच वन के टैग के ऊपर मैंने लिखा स्टाइल, बीजी कलर मैंने इसको दिया एक्वा, और कलर मैंने इसको दे दिया रेड, ठीक है। ये मैंने इसको इनलाइन सी एस एस दी। अब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे आके मैंने इसको दिया भाई स्टाइल टैग बनाया, और यहाँ मैंने एच वन को दे दिया, मैंने कहा कि बीजी कलर इसका होना चाहिए रेड, और कलर इसका होना चाहिए विस्क, ठीक है। ये मैंने इसको इंटरनल सी एस एस दे दी, और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर भी मैं, अगर आप एच वन को देखें तो मैंने एक्सटर्नल सी एस एस भी दी हुई है, ठीक है। अब मेरे पास ये एक एलिमेंट है एच वन का, जिसको मैंने तीनों की तीनों स्टाइलिंग दे दी। मैंने इसको इंटरनल सी एस एस भी दी, मैंने इसको इनलाइन सी एस एस भी दी, इंटरनल सी एस एस भी दी और एक्सटर्नल सी एस एस भी दी। अब बात ये है कि अब इसके अंदर कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। तो जो मैंने इनलाइन सी एस एस दी है ना, तो मेरा सी एस एस का रूल ये कहता है कि सबसे पहले प्रेफरेंस इसको मिलेगी, इनलाइन सी एस एस को मिलेगी। अगर मैं यहाँ जाके देखूँ तो ये देखें मेरे इसके ऊपर कौन सी सी एस एस अप्लाई हुई है, जो मेरी इनलाइन सी एस एस है वो अप्लाई हुई है। मैंने इनलाइन के अंदर इसको एक्वा कलर दिया था और फॉन्ट कलर इसका रेड दिया था, तो यहाँ पर भी मेरे पास कुछ इसी तरह का आ रहा है, ठीक है। अब तो सबसे पहले जहाँ पे हम किसी एलिमेंट को इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों सी एस एस दें, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलती है वो मिलती है इनलाइन सी एस एस को। लेट सपोज अब अगर मैं यहाँ से इनलाइन सी एस एस को हटा दूँ, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल सी एस एस रह जाए, तो अब बात ये कि अब इसके ऊपर कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, तो अब इसके ऊपर इंटरनल सी एस एस जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने बीजी कलर इसको रेड दिया हुआ है और कलर मैंने इसको बिस्क दिया हुआ है, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास इंटरनल सी एस एस जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इस इंटरनल सी एस एस को भी हटा दूँ, तो इंटरनल सी एस एस के बाद किसका नंबर आता है, एक्सटर्नल सी एस एस का नंबर आता है। तो सबसे पहले हमारे पास इनलाइन सी एस एस को प्रेफरेंस मिलती है, देन फिर इंटरनल को मिलती है और देन फिर एक्सटर्नल को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सी एस एस का रूल होता है कि जहाँ पे हम किसी अगर एक एलिमेंट के ऊपर तीनों सी एस एस अप्लाई कर रहे हों, तो नंबर वन पे हमारे पास इनलाइन सी एस एस आती है, नंबर टू पे हमें प्रेफरेंस इंटरनल सी एस एस को मिलती है और एक्सटर्नल सी एस एस को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पास सी एस एस की बात की, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब अगर हम बात करें सिलेक्टर्स की, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसके ऊपर हम आईडी सिलेक्टर भी यूज़ कर रहे हैं, क्लास सिलेक्टर भी यूज़ कर रहे हैं और टाइप सिलेक्टर भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास कौन सी चीज़ पहले इम्प्लीमेंट होगी। हम यहाँ बात करते हैं सिलेक्टर्स के रूल की। अगर हमारे पास सिलेक्टर्स के रूल के हवाले से कोई बात हो, हम यहाँ पर अगर हम
एक ही सिलेक्टर्स के ऊपर हम आईडी सिलेक्टर भी यूज़ करें, हम क्लास सिलेक्टर भी यूज़ करें और हम एलिमेंट सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर भी यूज़ करें। तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास इम्प्लीमेंट सबसे पहले प्रेफरेंस हमारे पास आईडी सिलेक्टर को मिलेगी, देन फिर हमारे पास क्लास सिलेक्टर को मिलेगी और लास्ट में हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर को मिलेगी। अब ये बात भी इस तरह से नहीं समझ में आएगी तो इसकी भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं एक H3, ठीक है, H3 बनाते हैं और इसको हम लिख देते हैं थर्ड हेडिंग, ठीक है। अब इस H3 के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, इस H3 को मैं एक क्लास भी दे रही हूँ, मैं इसको एक आईडी भी दे रही हूँ, मैंने इसको क्लास दी थर्ड H3 की और मैंने इसको आईडी दी थर्ड H3 की, ठीक है। और अब मैं इसको क्या दे रही हूँ, एक टैग सिलेक्टर भी मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ आती हूँ style.css के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आईडी सिलेक्टर को भी यूज़ करूँगी। तो मैंने इसको आईडी क्या दी थी भाई, थर्ड H3 की मैंने जो है इसको क्लास दी थी, ठीक है। तो मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करते हुए कहती हूँ कि भाई इसका बीजी कलर जो है, बैकग्राउंड कलर इसका कर देना ऑलिव और टेक्स्ट कलर इसका कर देना ब्लैक, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या आईडी सिलेक्टर यूज़ कर रही हूँ, मैंने कहा आईडी के लिए मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया अपना हैशटैग और उसके बाद मैंने आईडी का नेम लिख दिया। आईडी मेरे पास क्या थी, थर्ड H3 थी। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई बीजी कलर जो है वो होना चाहिए बैकग्राउंड कलर, मैंने कहा कि होना चाहिए ऑर्चिड, ठीक है। कलर मैंने कहा कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। साथ में मैं इसको एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी दे रही हूँ ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई इसके ऊपर कौन सी CSS जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। मैंने कहा कि भाई 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक इसका बॉर्डर भी होना चाहिए। अब साथ में मैं इसको एक टैग सिलेक्टर भी यूज़ करके उससे भी जो है स्टाइल कर देती हूँ। मैंने कहा कि इसका बीजी कलर होना चाहिए पिंक कर देते हैं। मैंने कहा पिंक इसका बीजी कलर होना चाहिए और कलर इसका होना चाहिए चलिए ये वाला कलर दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, H3 के टैग के ऊपर मैंने तीनों सिलेक्टर यूज़ किए हैं। मैंने क्लास सिलेक्टर भी यूज़ किया है, मैंने आईडी सिलेक्टर भी यूज़ किया है और मैंने टैग या टाइप सिलेक्टर भी यूज़ किया। अब अगर ये तीनों CSS मैं अप्लाई करती हूँ तो कौन सी CSS जो है वो अप्लाई होगी H3 के ऊपर, चेक करते हैं और देखते हैं H3 के ऊपर कौन सी CSS अप्लाई हो रही है। तो ये देखें, ये रहा हमारे पास H3 थर्ड हेडिंग और इसके ऊपर कौन सी CSS अप्लाई हो रही है, इसके ऊपर बॉर्डर वाली CSS जो है वो अप्लाई हो रही है। अगर आपको देखें तो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ, 2 पिक्सल की बजाय मैं इसको अगर 5 पिक्सल कर दूँ तो ये ज़्यादा इजीली जो है वो नज़र आएगा। ये देखें, ये आप बॉर्डर की CSS जो है वो अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और टैग सिलेक्टर को यूज़ करते हैं किसी भी एक एलिमेंट पे, तो सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है आईडी सिलेक्टर को। सबसे पहले जो है वो आईडी सिलेक्टर इम्प्लीमेंट होती है। अब अगर मैं इस आईडी सिलेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को हटा दूँ और मेरे पास सिर्फ क्लास और टाइप सिलेक्टर रहने दूँ
तो अब मेरे पास जो इम्प्लीमेंट होगी वो कौन सी होगी, क्लास सेलेक्टर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। ये देखिए क्लास सेलेक्टर की प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हो गई। क्यों? इसलिए क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलती है, क्लास को मिलती है। तो सेकंड पे क्लास को प्रेफरेंस मिली और क्लास सेलेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इम्प्लीमेंट हो गई। और अगर मैं इस क्लास सेलेक्टर को भी हटा दूँ तो लास्ट में मेरे पास क्या है, टैग सेलेक्टर है। तो फिर मेरे पास टैग या एलिमेंट या टाइप सेलेक्टर को प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये होती है हमारे पास CSS के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। कहाँ? जब हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर रहे हों, या फिर हम ID, क्लास और एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ कर रहे हों, तो हमारे पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये भी मैंने आज क्लियर कर दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर को। कल की वीडियो में हम मज़ीद आगे की चीज़ों को और कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और इजी भी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।